वेलकम जी। हाँ जी। आज हमने सीखना है पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो कल हमने फोल्डर बनाया था उसे आपने ओपन कर लेना है। ठीक है। मैंने आपसे कल फोल्डर एक बनवाया था। इधर आगे सेम कल वाला काम है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन टर्मिनल कर लें। यहाँ मैं क्लिक कर लूँ। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। कल वाली कमांड लिखेंगे, क्या थी? पाइथन डैश एम जुपिटर, NODEBOOK, बुक। एंटर करेंगे। कहता है नो मॉड्यूल नेम जुपिटर। देखें, मैंने जुपिटर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो दोबारा लिखते हैं जी। यहाँ पे मेरा वाई मिसिंग है। एंटर कर देते हैं। डन। तो इसने क्या किया है, एक ब्राउजर जो है ना वो ओपन कर दिया है, ये वाला, जैसे कल हमारे पास ओपन था। कल हमने स्क्रिप्ट 1 किया था। आज ऐसा करते हैं, यहाँ फाइल जाएंगे, न्यू नोटबुक ओपन करेंगे। सही है। आज हमने क्या पढ़ना है जी? हमने आज पढ़ने हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ऐसा करते हैं, साथ साथ अपनी नोटबुक को डेवलप करते जाते हैं। तो मैं इसको सेल को मार्कडाउन में कन्वर्ट करता हूँ। एक हैश एक हेडिंग के लिए होता है। तो हमने आज क्या देखना है जी? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन। डन हो गया। तो सबसे पहला जो मैंने काम करना है, इसको फिर मैं एक मार्कडाउन में बनाता हूं। तो पहला जो मैंने ऑपरेटर लिखना है वो है 1 डॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये क्यों सीखने जरूरी हैं और ये होते क्या हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? ये जो हम यूज नहीं करते, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये सारी वो बच्चों वाली बातें हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, सॉरी स्क्वायर कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें ना, डिवाइड कैसे करते हैं, अगर दो लिखें ये स्लैशेस, ये क्या होता है, अगर हम परसेंटेज वाला साइन लगाएं तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें हमने सीखनी है। दोबारा इस सेल को रन करने का क्या तरीका है? या तो इधर आओ, इसको रन, यहां से क्लिक करो तो रन हो गया, या क्या करो, शिफ्ट और एंटर को दबा दो। मेरी प्रैक्टिस है शिफ्ट प्लस एंटर को दबाना, ताकि माउस पे कम ही जाए, हाथ और इधर कीबोर्ड पे ही हम काम करते जाए। तो क्या करेंगे जी, मैं ना इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए दो वैल्यूज ले लेता हूँ, दो वेरिएबल लेता हूँ, उनको वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। एक को कर दिया जी 3 कर दिया मैंने, और एक बी ले लिया है तो उसको मैंने 5 कर दिया। दो मुख्तलिफ वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है। आप एंटर करते हैं और प्रिंट करवाता हूँ ये सारी चीजें एक ही दफा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ जी, ए प्लस बी करना चाह रहा हूँ। आपको पता ही है क्या होगा? सही है। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ए प्लस बी था, अब मैं ए माइनस बी कर लेता हूं। इसकी एक आगे हम छोटी सी एग्जांपल भी करेंगे। फिर मैं ए माइनस बी था, तो मैं क्या करता हूं जी, ए डिवाइडेड बाय बी। फिर इनके आंसर देखेंगे ना, फिर समझ लेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है। अब दो मॉडल्स लगा दिए मैंने। ठीक है। फिर ए, ये परसेंटेज वाला साइन, और बी। ठीक है। ये मैंने ना कर दिया है। फिर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी, ए स्टैरिक बी, क्या आएगा आंसर, वो भी प्रिंट कर दें। फिर मैं क्या करता हूँ जी, ए डबल स्टैरिक किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है। अब इस सारे को रन करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर दबा के, तो ये देखें जी, ये ले जी। तो पहला ए प्लस बी, 3 जमा 5 8। ए माइनस बी, 3 - 5 - 2। ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आया? 0.6 आया।
अब जब मैंने 2 दफा लिया है ए स्लैश स्लैश बी, तो आंसर 0 आया है। ये जो डबल स्लैश होता है ना, इसको मैं दोबारा आपके लिए इधर एक दफा आपको समझाने के लिए ना लिखता हूँ, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज लेके। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ए और बी की बजाय ना मैं कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए चीज। इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। सही है। शिफ्ट एंटर देखें, 3 आया। तो 15 को 4 पे तकसीम करें तो क्या आता है, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 4 बार 12, और फिर आगे वो पॉइंट जो बचता है। तो इसका जो काम है ना, ये जो डबल स्लैश है, इसका काम है आपकी पूरी पूरी वैल्यू लेना, इशारिया के बाद वाली, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को स्किप कर देना, ये इसका काम है। सही हो गया जी। अब ये जो मॉडुलस है, इसने क्या किया है आपको, मॉडुलस ने क्या किया है जी, सबसे पहली वैल्यू प्लस वाली है, दूसरी माइनस वाली है, तीसरी ये है। ठीक है जी। और चौथी हमें उसने क्या दे दी है, 0। दोबारा देख लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इधर भी थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, 1। ये जो 1 वैल्यू दी ना उसने, ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, तो 2 2 आर 4, तो पीछे 1 बचा था। सही है। तो जो मॉडुलस है वो हमें क्या देता है, रिमाइंडर दे देता है। ये स्टेरिक का आपको पता है मल्टीप्लाई करता है, डबल स्टेरिक का क्या करता है, ये स्क्वायर लेता है। क्या करता है, स्क्वायर। सो ए क्या था हमारे पास, 3। 3 की पावर 5 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 243, 243। समझ आ गई है। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आगे मूव करते हैं इधर, तो इसको मैं कोड को कन्वर्ट करता हूं मार्कडाउन में। हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, और ये 2 पॉइंट पे मेरे पास ऑपरेटर्स आते हैं, बल्कि 2 पॉइंट ऑपरेटर्स पे जाने से पहले हम इसको वापस जो है ना एक छोटा सा कोड करते हैं। कोड लिख लेते हैं जी एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने कोड जो लिखना है ना, वो मैं कह देता हूं आपके लिए, प्रॉफिट और लॉस का ना एक कोड हम लिख लेते हैं। सही है जी। तो ये मैंने एक कोड लिखा है आपके लिए, ये देखें जी। क्या किया है कि एक ओरिजिनल प्राइस आ गई मेरे पास 100। ठीक है। फिर डिस्काउंट परसेंटेज उसके ऊपर चल रहा है ना, एक चीज है जो कि 100 रुपए की है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट चल रहा है वो कितना है, 20% है। ये याद रखना है आपने, डिस्काउंट परसेंटेज 20% है। तो खुद देखे ना, एक 100 की चीज है तो 20% अगर उसके ऊपर डिस्काउंट होगा तो हमें मिलेगा कितने का भाई, 80 रुपए का मिलेगा। ऐसा ही है, बड़ी बड़ी शॉप्स पे वो मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो 100 लिखने का मकसद ये था कि समझने में आसानी हो जाए। ये जो सारा काम है ना, ये समझाने का मकसद ये है कि आपका जो ऑपरेटर्स है ना, ये एक्चुअली जितना भी आप मैथ का काम करते हो ना, तो वहां इस्तेमाल होगा। सही है। ये इसका एक्चुअली मेन मकसद है। अब मैं कहता हूँ जी, डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करने का ना ये वाला फॉर्मूला है, ये 6 7th 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस जितनी भी है। तो हम फाइनल प्राइस देखते हैं ना, वो कितने की है। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी है जी, 100 रुपया। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, 20। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब भी परसेंटेज लेते हैं, 20% का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 100। 30% का मतलब क्या होता है, 30 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने वही डिस्काउंट परसेंटेज जितनी भी है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ये हमने कहा जी, जो भी इसका आंसर आए इस चीज का, वो किसमें ऐड कर दो जी, डिस्काउंट अमाउंट में। अब फाइनल प्राइस क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर देंगे वो वाली डिस्काउंट अमाउंट। सही है। बाद में हम फाइनल प्राइस फाइंड कर लेंगे, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हमारे पास क्या आती है। ले जी, ये ले। फाइनल प्राइस कितनी थी, 100। सॉरी, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 100, और फाइनल कितनी आई हमारे पास, 80 आई है। तो ये एक्चुअली मैथ को यूज करने के लिए वो ऑपरेटर पढ़ाई गई आप। अब दूसरा काम, इसको कन्वर्ट करते हैं मार्कडाउन में। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है
कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं? ये ना ट्रू फॉल्स करते हैं कंपेयर करने के लिए। यूज टू कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। सही है। अब भी देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो कंपैरिजन में हमने किसी भी चीज के साथ जब कंपेयर करते हैं, जब हम बचपन में थे तो हमें अपने छोटे भाई के साथ कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, भाई इसके साथ खड़े हो जाओ, आप दोनों बराबर हो या नहीं हो, आपका काद देख जितना हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, ये चीजें हम नोट करते थे कंपैरिजन में। यूज टू कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न, अगर तो दोनों बराबर है, ठीक है, और हमने बराबर वाला चेक करना कि आया कि ये बराबर हैं या नहीं। अगर तो बराबर है तो कहते थे ट्रू, हाँ जी बराबर हैं। अगर वो बराबर नहीं होते तो हम कहते थे फॉल्स, नहीं भाई ये बराबर नहीं है। तो ये है, ये ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूं कि ए इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया हुआ है ऊपर, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके समझाने के लिए दोबारा हम असाइन कर देते हैं। इज इक्वल टू 5 न्यू वैल्यू साइन कर देते हैं। बी जो है वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो चेक करने के लिए आया के इसको प्रिंट करें, किसको, ए इज इक्वल इक्वल टू बी, एंटर फॉल्स। तो बताएं ए और बी बराबर हैं या नहीं है? तो नहीं है ना भाई, तो इसलिए उसने क्या कह दिया है, फॉल्स कह दिया है। कंट्रोल सी इधर लेके आता हूं तो वही वी करता हूं, एक एक करके समझा देते हैं इस दफा। ए इज नॉट इक्वल टू, ये किस लिए इस्तेमाल होता है बराबर बराबर? इधर हम क्या करते हैं जी, कमेंट आउट कर देते हैं इसको, इक्वल टू के लिए हम इसको यूज करते हैं। डन हो गया। और ये वाला जो साइन है, ये वाला ये वाला साइन किस लिए इस्तेमाल होता है, नॉट इक्वल, इक्वल टू, एंटर। क्या उसने कहा जी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाँ जी ट्रू। देखे ना, इधर क्या था, उसने कह दिया कि हाँ बराबर, हमने कहा था, उसने कहा नहीं भाई फॉल्स है ये। इधर हमने कहा जी नॉट इक्वल टू बी, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, अभी आप सही कर रहे हैं, ये आपने बात सही की, ये ट्रू है। तो मैं फिर प्रिंट करवाता हूं पहले सी से। अच्छा अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ए जो है ना वो बी से क्या है, बड़ा है। तो क्या बड़ा है ए बी से? तो नहीं है, फॉल्स दे दिया उसने। कंट्रोल वी। तो फिर अगला काम मैं क्या करवाता हूं उसे, मैं कहता हूं कि ए जो है ना वो छोटा है, ये छोटा होने के साइन है। ए छोटा है किससे, बी से, है ऐसा? ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की क्या है 7, तो ए बी से छोटा है, उसने बता दिया भाई ट्रू, आप सही कह रहे हैं। फिर मैं कहता हूं ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्या होना चाहिए, ए बी से के बराबर भी है या इससे बड़ा है? हाँ जी, है ऐसा? ए क्या है 5 और बी है 7, तो ए तो छोटा है, तो मैं तो बड़ा कह रहा हूं। ठीक है, तो इधर अब स्मॉलर करके देख लेते हैं जी। ट्रू, यस, ए इज स्मॉलर और इक्वल टू बी, कोई एक भी ट्रू है, यानी कि बात सही कह रहे हैं, तो उसने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया। समझ आ गई है बात की? अब हम आगे मूव करते हैं, इसको मैं वापस मार्कडाउन करता हूं। ये मेरा 3 नंबर पे आ रहा है, कौन से ऑपरेटर्स हम आ रहे हैं जी, चलें दोबारा से एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं साथ ही। वापस कोड में आ जाओ। तो एग्जाम्पल, ये जो ऊपर हमने समझा है ना वो कहाँ यूज होते हैं। एग्जाम्पल जो है ना वो हम ऐसा लेते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि आया कि ये जो फलां बंदा है ये एलिजिबल है वोट डालने के या नहीं। तो जब हम वोट डालते हैं किसी को भी, तो हमारा 18 साल का होना जरूरी है, हमारी एज जो है ना वो 18 साल की होनी चाहिए, तो बच्चा जवान हो गया है, सही है, वोट पा सकता है। तो ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक बंदे को कहते हैं कि भाई अपनी जो एज है ना वो बता दो कितनी है। तो मैं ना उसमें वैल्यू ले लेता हूँ इंट में, इंट 1 2 3 4 5 जो मैंने आपको कल समझाए थे। इंट
इनपुट इनपुट लेते हैं, हम कहते हैं जी एंटर योर एज। आप कोई भी नंबर लिखें इंट वाला और वो अपनी जो एज है ना वो एंटर कर दे। सही है, चेक करना है कि ये बंदा वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। अब कंडीशनल आर्गुमेंट्स होते हैं इफ एल्स। इफ एज इज 18 साल के बराबर हो या 18 साल से बड़ी हो, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कॉलन, अगर तो एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो तो फिर प्रिंट कर दे ये हमारा फंक्शन के क्या लिखा होना चाहिए जी, एलिजिबल टू वोट, कि ये बंदा एलिजिबल है वोट डालने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर एल्स, एल्स क्या हो जाए, प्रिंट कर दो किसको, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, इसको हम करते हैं रन। शिफ्ट एंटर दबाया तो उसने क्या कहा जी, एंटर योर एज, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखें, ये हमने लिखा ना एंटर योर एज, भाई इनपुट लेनी है, इंट लिखना है, फ्लोट वाली वैल्यू नहीं लेनी। सही है, अमूमन हम एज जो है ना वो बताते हैं मेरी 33 साल है, 34 साल है, 50 साल है, 10 साल है, 15 साल, ऐसे। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं कि मेरी जो एज है वो है 27 है। सही है, तो मैं एंटर कर देता हूँ, ये लें जी। तो एलिजिबल टू वोट आंसर आ गया। समझ आ रही है बात की कि ये ऑपरेटर्स कहाँ यूज होंगे। और ये जो इफ एल्स है ना ये कंडीशनल है, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। ये जो सारा काम इफ एल्स का चल रहा होता है ना, जो आपकी एटीएम मशीन है उधर यही तो काम चल रहा होता है सारा। एटीएम ही तो इफ एल्स ही तो चल रहा है, कि हम गए, हमने अपना कार्ड डाला और उधर लिखा आ गया कि आपने पैसे निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। सही है, अगर निकालने हैं हम दबाते हैं जी तो वो आगे कंडीशन आते हैं कितने निकालने हैं। ठीक है, इफ दिस डू दिस एल्स डू दिस, इफ एल इफ, ये सारे काम वहां चल रहे होते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम वो एक प्रॉपर इधर उसकी कोडिंग भी कर सकते हैं ना, एक वो बना सकते हैं एटीएम वाला सिस्टम, बैंक वाला। डन हो गया जी। अब हमारा तीसरा जो काम है हम मार्कडाउन में लेके आते हैं इसको वापस और इधर लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सही है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम किस लिए करते हैं, ये हम करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को ना इकट्ठा अगर हमने बताना हो। सही है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं, अभी हम उसकी एग्जांपल भी करेंगे, तो ये होते कौन कौन से हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने जो सीखे हुए हैं बचपन में, एंड और, याद होगा एंड और नॉट, पढ़े ना फिजिक्स में। अगर ये तो कोई बंदा फिजिक्स वाला है, अब तो जो इधर पहुंचा हुआ है ना वो पक्की बात है 9th 10th में उसने सीखी होगी, पढ़ी होगी साइंस के साथ। वैसे जरूरी नहीं है कि पढ़ना, लेकिन एंड और नॉट, अगर दूसरे लफ्जों में देखें इसको समझने के लिए, कि जब हम पेपर लिखते थे तो पेपर में क्या लिखा होता था कि भाई या तो दरखास्त लिखनी है, दरखास्त लिखो या मुकालमा। तो दरखास्त उर्दू में, दरखास्त इंग्लिश में क्या उसे कहते हैं, एप्लीकेशन और समथिंग। तो और का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई एक भी कर सकते हो आप। ठीक है, यानी कि कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई है तो समझो कि दूसरी डन है, डन हो गया है। एंड का मतलब क्या होता है कि लाजमी है, अगर एक लिखनी है एंड दिस तो ये भी लाजमी है। ओके जी, तो ये पीछे एक छोटी सी एनालॉजी थी। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं, तो ये हमारे पास था 3 पॉइंट। वापस इधर आना हो तो डबल क्लिक करते हैं। ठीक है जी, इधर आए। लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए ना मैं कहता हूं कि एक बंदा है जो कि ना बैंक से सैलरी लेना, सॉरी, बैंक से लोन लेना चाहता है। तो बैंक लोन तब देता है आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम जाएं तो बैंक लोन तब देता है कि अगर आपके पास इतने पैसे हों कि आप वो लोन भी वापस कर सकते हो, नंबर एक।
नंबर दो, वो आपका ये चेक करता है कि इस बंदे का क्रेडिट स्कोर कितना है। मिसाल के तौर पे बंदा का व्यवहार कैसा है बाबा। आजकल ऐसा होता है ना कि लोग पैसे ले लेते हैं, देते ही नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा ही हुआ होगा, लाजमी। ठीक है। तो हम व्यवहार चेक करते हैं अगले बंदे का ना, व्यवहार व्यवहार मतलब उसके लेन देन का मामला कैसा है। ठीक है। तो बैंक भी ऐसा ही करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इनपुट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि एक बंदे की जो सैलरी है ना, यहाँ पे इंट वैल्यू चलें कंसिडर करते हैं, सेम जैसा हमने पहले लिया था। इंट इनपुट दे दें आ, स्ट्रिंग व्हाट, हाउ मच लिख देते हैं ना, हाउ मच इज योर सैलरी। सही है। तो वो बंदा क्या करेगा जी, आगे से वो सैलरी लिख देगा। ओके जी। फिर हम दूसरी चीजें लिखते हैं कि उसका भाई क्रेडिट स्कोर कितना है। क्रेडिट अंडरस्कोर स्कोर, व्यवहार कितना है ना ਉਹਦਾ। तो उसकी भी ना एक रेंज होती है, नंबर्स होते हैं। तो हम अभी इसे लिख देते हैं इसकी वैल्यू, कि भाई वो जो ना 350 है, ये प्योर बैंकिंग वैल्यू है। इंटरनेशनली वो देखा जाता है कि इसका क्रेडिट स्कोर लाइक इतने से ज्यादा है, लाइक 350 से ज्यादा है, तो उसको वो देते हैं। तो मैं इधर 350 वैसे ही लिख दिया मैंने। सही है। फिर मैं क्या करता हूं, अब एक ना कंडीशन लिख देता हूं। मैं कहता हूं इफ जो सैलरी है ना बंदे की, ये मैंने टैब दबाया है। ठीक है। टैब दबाओगे तो जो मैंने ऊपर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया होता है ना, वो लिखा आ जाता है। तो मैं फिर इसको एंटर कर देता हूं। सही है। ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। डन। मैं कहता हूं अगर तो सैलरी उसकी ग्रेटर देन है किसके, 40,000 के, नंबर एक। एंड नंबर एक कंडीशन ये कि सैलरी 40,000 से ऊपर होनी चाहिए। नंबर दो मैं क्या लिखूंगा जी, क्रेडिट स्कोर जो है उसका वो कितना है, वो ग्रेटर देन है किससे, 350 से, जो मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। हालांकि उसको भी हम एज ए इनपुट ले सकते थे, फिर हमें दो इनपुट्स देनी पड़नी थी नीचे आके। अगर तो ऐसा है, इधर कॉलन लगाएंगे ताकि पूरा हो जाए। फिर कहीं जी प्रिंट कर दें क्या, अगर ऐसा है तो वो बंदा क्या है जी, एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर लोन। ओके। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स प्रिंट कर दें कि भाई बंदा जो है, बंदा नॉट फॉर, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल फॉर उधार। ओके। डन। ले जी मैं इसको रन करता हूं, इस दफा इससे करता हूं ताकि बंदे परेशान ना हो। मेरी जो सैलरी है वो है भाई 30,000, 3,000। ओके। एंटर की तो उसने कहा कि बंदा नॉट एलिजिबल फॉर उधार। ओके। वापस आता हूं इधर, वापस आके इधर दोबारा से मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। इस दफा मैं कहता हूँ मेरी जो सैलरी है ना भाई, वो लाख रुपये है, कोई मजाक नहीं है, कोई 10-12 लाख ही लिख दी थी मैं तो इकट्ठी। हाँ जी। क्या लिखा है उसने, हाउ मच इज योर सैलरी, उसने कहा बंदा नॉट एलिजिबल फॉर आधार। यार ये तो काम बड़ा खराब नहीं हो गया है। इफ सैलरी ग्रेटर देन 40,000 एंड क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन 350। अच्छा, इधर फिर गलती होनी है, एक मिनट जरा। इधर मैं 450 करता हूँ, अब रन करता हूँ। अब वही वाली वैल्यू जो 1 लाख तक मैंने लिखी थी, एंटर। यस, यहाँ पे गलती थी। ठीक है। तो यहाँ जो हमने कंडीशन लगाई थी उसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना था, जबकि मैंने ग्रेटर देन लिखा था। तो दोनों वैल्यूज ऊपर बराबर लिखी थी, इसलिए ये
एरर आया। ठीक है, तो इस तरीके से एरर तो नहीं, खैर उसने तो अपने लिए हिसाब से वैसे ही किया जैसा हमने कोड लिखा था, तो यहाँ पे वो थोड़ी मिस्टेक थी। डन हो गया। अब आपका ये कोड बेहतरीन चलेगा। दोबारा से चला लेते हैं फिर से। ये लें, अब मैं क्या लिखता हूँ, 3000 लिख लेता हूँ इस दफा। 3000, 30,000 लिखी गई, ठीक है जी। एंटर। बंदा नॉट एलिजिबल फॉर आधार। ओके जी। तो ये थी इसकी एक एग्जांपल। आगे मूव करते हैं हम। तो आगे हमारे पास जो है ना वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसको वापस मैं मार्कडाउन में लेके आता हूं। ये ले जी। नंबर 3। 3 चल रहा है, 4 चल रहा है। 4। नंबर 4 इशारिया। ये हमारे पास हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और ये यूज किस लिए होते हैं? यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये उनको असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। डन जी। होते क्या है ये, अभी हम देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइनेंस में या सैलरीज में। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदे की 1 साल तक जो सैलरी ना वो 50,000 रही है। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी जो है ना वो हो गई है 55,000। तो 5,000 का इंक्रीमेंट लग गया। अब जो पीछे डेटा बेसिस है ना हमारी सारी, उधर हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स लगाए होते हैं कि अब इसके साथ जो ऐड कर रहे हैं ना हम सैलरी, वो +5,000 करेंगे ऑनवर्ड। तो जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल सैलरी का था, जो 50,000 हमारे पास ऑलरेडी था, अब हमने उसके साथ एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया जिसने क्या करना है, ऑटोमेटिकली उसमें 50,000 का सॉरी 5,000 का इंक्रीमेंट करके सैलरी को वही वाली वैल्यू यानी कि 55,000 वाली वैल्यू असाइन कर देनी है। अभी करके देख लेते हैं। हम वो कहते हैं कि भाई, यहाँ हम बैंक में भी ना ये एक छोटा सा कोड लिखा है आप लोगों के लिए। लें जी, ये देखें। वो कहता है कि जो बैलेंस अमाउंट हमारे पास पड़ी है ना वो है 1,000। डन हो गया जी। डिपॉजिट की है 200 का, साथ ही विदड्रॉ कर लिया 150 का। सही है। अब देखें, बैलेंस प्लस इक्वल टू डिपॉजिट, एडिंग डिपॉजिट हो गया। बैलेंस माइनस इक्वल टू विदड्रॉ। नहीं बात समझ आई? हम बैठे ही आपको समझाने के लिए। बैलेंस था 1,000, डिपॉजिट हुआ 200। सही है, तो कितना हो गया टोटल? 1,200 हो गया। सही हो गया। अब पहले बैलेंस 1,000 था, 200 ऐड हुआ तो 1,200 ऑटोमेटिकली बैलेंस में जमा हो गया। सही है, ऐड हो गया। अब उस 1,200 में से 150 निकाल लिया है, तो पीछे कितना बचेगा? 1050 बचेगा। अगर अभी भी ये, अभी देखो जी, इसको रन करते हैं, ये 1050 बच गया। सही है। फर्ज करो कि मैं ना इस वाली लाइन को क्या करता हूं, ये ले मैंने इसको ना कमेंट आउट कर दिया है। अब इसको रन करूंगा तो क्या आएगा आंसर? मेरे हिसाब से तो 1,200 आना चाहिए। वो देखें, ये 1,200 आ गया। ओके, चलिए थोड़ा पीछे कर लेते हैं। हाँ, 1,200 आ गया। अब मैं इसको तो जनाबे वाला खत्म करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। हैश लगाने से ना किसी भी लाइन के शुरू में हैश लगाने से वो लाइन स्किप हो जाती है, वो कमेंट आउट हो जाती है। इसको दोबारा से रन करता हूं, ये लें, 850 हो गया। यानी कि बैलेंस की 1,000 वैल्यू थी उधर। सही है, ये बैलेंस की 1,000 वैल्यू थी। अब मैंने विदड्रॉ किया कितने? 150। तो माइनस इक्वल टू का मतलब है कि बैलेंस में से 150 निकाल के वो वाली जो बाकी वैल्यू बचेगी वो बैलेंस को असाइन कर दो। यानी बैलेंस एक वेरिएबल है, जैसे ए बी सी डी हम वैल्यूज वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। समझ आ गई है बात की? अगर दोनों को खत्म करूंगा तो जमा हो रहा है 200, निकल रहा है 150। तो एक्चुअली तो 50 बचा ना पीछे, जो बैलेंस के साथ ऐड हो जाएगा। 1,000 जमा 50, 1050। ये ले, बात समझ आ गई है क्या होते हैं ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स? ये बड़ी बड़ी जब लॉजिक वाले हम लिखते हैं ना कोड, उसमें ये सारे यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ना
आ जाते हैं जनाबे वाला, मार्क डाउन करता हूं और नंबर आ गया 5। 5 पॉइंट इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सही है। और ये हमने किस लिए इस्तेमाल करने होते हैं? मेमोरी लोकेशन को बताने के लिए। यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अभी इसकी हमने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये हमारे पास एक कोड है। x इज इक्वल टू 1 2 3, y इज इक्वल टू x, बोथ पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। देखिए मैंने x को ना एक लिस्ट असाइन कर दी 1 2 3 नंबर्स की। फिर मैंने ये कह दिया कि ये जो x है ये एक्चुअली y के, यानी कि y को मैंने दे दिया y के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं कि प्रिंट करें x इज y। तो x क्या है? y है, क्योंकि उसके बराबर है तो वो ट्रू करेगा। फिर मैं कहता हूं x इज नॉट y, तो ऑटोमेटिकली वो उसे क्या कहेगा जी? फॉल्स कर देगा। डन हो गया। तो ये हमारे पास था आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। फिर हम लेके आते हैं आखिर में, छठे नंबर पे लेके आना है जी हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स। वापस इसको मार्कडाउन में लाता हूं। 6 पॉइंट मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सही है। और ये क्या होते हैं ये अभी हम करते हैं तो आपको समझ आए। ये किस लिए चेक करते हैं? एग्जिस्टेंस चेक करते हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर या डिक्शनरी के अंदर, ईटीसी। ओके, ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट आ गई हैं, जिसके अंदर मौजूद है हमारे पास लैपटॉप, फोन और टैबलेट्स। आइटम है फोन। इधर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई कि अगर ये वाला आइटम, और जो इधर ना ऑपरेटर्स की बात करें ना, ये ऑपरेटर्स की, मेंबरशिप ऑपरेटर्स की, तो वो होते हैं इन। ठीक है जी। इन या नॉट इन। चलें इधर लिख लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एक तो इन है, दूसरा है नॉट इन। अभी हम प्रैक्टिस में ले आते हैं। ये एक आ गया जी। प्रोडक्ट्स मैंने बता दी, ये है। आइटम है फोन। मैं कहता हूं इफ आइटम, कौन सी आइटम? फोन आइटम। इन प्रोडक्ट्स, अगर इन प्रोडक्ट्स के अंदर फोन है तो प्रिंट कर दो कि प्रोडक्ट इज अवेलेबल। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल। आप खुद ही बताएं कि क्या फोन इसके अंदर है? तो हाँ जी बिल्कुल है। रन करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट, प्रोडक्ट इज अवेलेबल। डन हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं नॉट इन प्रोडक्ट्स, आप देखें, चलें सारे को कॉपी करता हूं, मैं नीचे लिख लेता हूं यहां। अब अकॉर्डिंग टू दिस कोड अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स तो दे हैं, आइटम मेरे पास फोन है, तो इफ आइटम नॉट इन प्रोडक्ट्स, तो बजाय क्या प्रोडक्ट में है ये वाली आइटम मौजूद है लेकिन नॉट इन लिखा हुआ है, तो क्या पब्लिश होना चाहिए? प्रोडक्ट नॉट फाउंड। समझ आ रही है बात की या नहीं आ रही? डन हो गया जी। तो आज के लिए ये इतने ऑपरेटर्स हैं, काइंडली इनकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। सही है। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ साथ साथ इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बार बार आपको स्क्रैच से सीखना जो है ना वो नसीब नहीं होगा। रील्स को कम करें, इस पे ज़्यादा फोकस करें। चलें जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल।